भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बात तो हम सब ने स्कूल में पढ़ी है। पर कभी ये सोचा है कि आखिर इसे इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड बनाने की जरूरत पड़ी क्यों? ये कोई शौक तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, शौक तो बिल्कुल नहीं था। असल में इसकी लंबाई ही इसके बनने की कहानी बताती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे उसी कमरे में ले जाते हैं जहां ये संविधान गढ़ा जा रहा था। और ये समझना जरूरी है ना कि वो लोग सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं लिख रहे थे। हाँ, वो एक टूटे हुए बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये उम्मीदों, डर और जबरदस्त बहसों के बीच एक नए राष्ट्र की नींव रखने जैसा था। और यही आज हमारी इस गहन पड़ताल का मकसद। जरा इस टाइमलाइन के बारे में सोचिए। एक तरफ 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न था, एक नई सुबह की उम्मीद। जवाहरलाल नेहरू का वो मशहूर भाषण, नियति से साक्षात्कार, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हाँ, वो उसी उम्मीद की आवाज था। लेकिन उसी उम्मीद के साथ साथ एक भयानक हकीकत भी थी। बंटवारे का दर्द, दंगे, कत्लेआम। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक तस्वीर है जिसमें तबाह हो चुकी इमारतें और मलबा दिखाई देता है। मैं बस सोच रही हूँ जो लोग संविधान लिख रहे थे उनके दिमाग में ये तस्वीरें कितनी ताज़ा होंगी। हाँ, मतलब एक तरफ आप भविष्य का नक्शा बना रहे हैं और दूसरी तरफ खिड़की के बाहर देश जल रहा है। और चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बंटवारे की वजह से लाखों लोग वो शरणार्थी बन गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और जिसका नतीजा अगस्त 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग जैसे भीषण दंगों के रूप में सामने आया था। माहौल में जहर घुल चुका था। हाँ। और इसी में एक और बड़ी उलझन थी, रियासतें। हाँ, उस वक्त भारत का लगभग 1/3 हिस्सा नवाबों और महाराजाओं के पास था। अंग्रेजों के जाने के बाद उनका क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। कुछ शासक तो अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता के सपने देख रहे थे। तो आप कल्पना कीजिए, इन हालात के बीच संविधान सभा काम कर रही थी। बाहर इतनी उथल-पुथल हो तो अंदर की बहसों पर उसका असर पड़ना। तो पहली बात तो ये कि सभा के सदस्य सीधे जनता के वोट से नहीं चुने गए थे। अच्छा। उन्हें 1945-46 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। और क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था और समाजवादी भी शुरू में अलग रहे, तो सभा में कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा था। करीब 82% सदस्य। हाँ, 82% कांग्रेस के थे। ये आंकड़ा सुनकर तो ऐसा लगता है कि सारे फैसले बड़ी आसानी से हो गए होंगे। लेकिन यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो कांग्रेस एक आवाज वाली पार्टी थी ही नहीं। उसके अंदर हर तरह के विचारधारा के लोग थे। कुछ समाजवाद से प्रेरित थे तो कुछ जमींदारी प्रथा के हिमायती थे और कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष, तो कुछ के विचार हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग के करीब होंगे। बिल्कुल। तो एक तरह से कांग्रेस के अंदर ही एक छोटी संसद चल रही थी और इसी संसद को दिशा दे रहे थे कुछ बड़े चेहरे। कांग्रेस की वो तिकड़ी, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद। हाँ, नेहरू वो थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। एक तरह से उन्होंने संविधान की आत्मा, उसका विजन सामने रखा कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। वो आदर्शवादी थे। और पटेल, उनकी भूमिका बिल्कुल अलग थी। वो पर्दे के पीछे के असली रणनीतिकार थे, है ना? बिल्कुल, उन्हें रियलिस्ट कहा जा सकता है। उनका काम था इन सारे अलग अलग विचारों को एक साथ लाना। हाँ, समाजवादियों से लेकर जमींदारों तक सबको एक साथ लाना और एक व्यावहारिक मसौदा तैयार करना, समितियों की रिपोर्ट बनवाना, अलग अलग गुटों में सुलह करवाना। ये काम शायद सबसे मुश्किल रहा होगा। यकीनन। और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के तौर पर बहस को सही दिशा में ले जाते थे। ये सुनिश्चित करते थे कि सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। लेकिन इस तिकड़ी के बाहर एक नाम ऐसा है जिसके बिना संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, यकीनन। आज़ादी से पहले वो कांग्रेस के बड़े राजनीतिक विरोधी थे, लेकिन महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें कानून मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया। और फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी वो टीम जो असल में संविधान का मसौदा लिख रही थी, हाँ, उसके हेड थे डॉक्टर अम्बेडकर। सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनके साथ K.M. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे बड़े कानूनी दिमाग भी थे। और हमें उन सिविल सेवकों को भी नहीं भूलना चाहिए जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जैसे B.N. राव। हाँ, B.N. राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके शुरुआती मसौदा बनाया था। और S.N. मुखर्जी, मुख्य ड्राफ्ट्समैन, जिनके बारे में अंबेडकर ने खुद कहा था कि वो जटिल से जटिल प्रस्तावों को भी एकदम साफ और सरल कानूनी भाषा में लिख सकते थे। ये बात कमाल की है। हम अक्सर बड़े नेताओं को याद रखते हैं,
लेकिन इन गुमनाम नायकों के बिना शायद ये दस्तावेज कभी बन ही नहीं पाता। उनकी भूमिका तो किसी आर्किटेक्ट जैसी थी, जो नेता के विजन को जमीन पर उतारता है। और एक और दिलचस्प बात ये थी कि ये सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा था। अच्छा। सभा की हर बहस अखबारों में छपती थी, उन पर सार्वजनिक चर्चा होती थी। आम लोग चिट्ठियां लिखकर अपनी राय भेज रहे थे। भाषाई अल्पसंख्यक, दलित संगठन, धार्मिक समूह सब अपनी मांगे और सुझाव भेज रहे थे। तो एक तरह से पूरा देश इस बहस में शामिल था। हाँ। तो चलिए अब उन बड़ी बहसों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से, जिसे आपने संविधान की आत्मा कहा। इसमें खास क्या था? इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का संकल्प था। इसमें नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। और सबसे अहम बात, इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों के लिए सुरक्षा उपायों का वादा किया गया था। अपने भाषण में नेहरू ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी या फ्रांसीसी क्रांति की नकल नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, उनका जोर इस बात पर था कि जो भी व्यवस्था हम बनाएं, वो हमारे लोगों के मिजाज के अनुकूल होनी चाहिए। और यहीं से सबसे तीखी और जज्बाती बहस शुरू हुई। बिल्कुल। मुद्दा था पृथक निर्वाचक मंडल का, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब ये वो व्यवस्था थी जिसमें किसी समुदाय के प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट भी सिर्फ उसी समुदाय के लोग डाल सकते थे। जी। और मद्रास के बी पोकर बहादुर ने इसकी जोरदार वकालत की। उनका तर्क सीधा था कि अगर अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को सही मायने में अपना प्रतिनिधि चुनना है तो ये जरूरी है, वरना बहुसंख्यक समुदाय मिलकर हमेशा अपनी पसंद का उम्मीदवार जितवा देगा। लेकिन ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता इस विचार के सख्त खिलाफ थे। सरदार पटेल ने तो इसे एक जहर कह दिया। जहर? हाँ, उन्होंने कहा कि इसी जहर ने देश की राजनीति को बर्बाद किया और देश को बांट दिया। उनके शब्द थे, अंग्रेज तो चले गए पर वो अपनी शरारत पीछे छोड़ गए हैं। और ये सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं थी, है ना? उनके लिए ये एक अस्तित्व का सवाल था। हाँ, वो देख चुके थे कि ये व्यवस्था कैसे समाज को हम और वो में बांटती है। उनके लिए इसे जारी रखने का मतलब था देश के भविष्य में एक और विभाजन का बीज बोना। गोविंद बल्लभ पंत ने भी तो एक जरूरी तर्क दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था खुद अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। आत्मघाती क्यों? क्योंकि इससे वो हमेशा के लिए बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। कोई भी उम्मीदवार फिर पूरे क्षेत्र के लोगों की बात क्यों करेगा? वो सिर्फ अपने समुदाय को खुश करने की कोशिश करेगा। और इससे अल्पसंख्यक और अलग थलग पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है बंटवारे की त्रासदी ने इस बहस को और ज्यादा भावनात्मक बना दिया था। राष्ट्रवादियों को डर था कि अगर ये व्यवस्था जारी रही तो देश में ये नफरत और हिंसा का दौर कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि 1949 आते-आते बेगम एजाज रसूल जैसे कई मुस्लिम सदस्य जो शुरू में इसके पक्ष में थे, वो भी इसके खिलाफ हो गए। अच्छा। उन्होंने महसूस किया कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये व्यवस्था अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। तो जब ये बहस चल रही थी तो एक और बड़ा सवाल उठा होगा कि आखिर ये अल्पसंख्यक है कौन? क्या सिर्फ धर्म के आधार पर? बहुत सही सवाल। और यही सवाल उठाया एनजी रंगा ने, जो एक किसान नेता थे। उन्होंने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, असली अल्पसंख्यक इस देश के गरीब, दबे कुचले और शोषित लोग हैं। उनका तर्क था कि आप कानून में बराबरी का हक दे दीजिए, लेकिन जब तक एक गरीब आदमी के पास उसे इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है, वो हक कागज पर ही रह जाएगा। उन्होंने बहस को धार्मिक पहचान से निकालकर आर्थिक और सामाजिक हकीकत पर ला दिया। ठीक यही। इसी कड़ी में आदिवासी प्रतिनिधि जयपाल सिंह ने एक बहुत मार्मिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 6000 सालों से मेरे लोगों के साथ सिर्फ तिरस्कार और शोषण हुआ है। उन्होंने अलग इलेक्टोरेट नहीं मांगा, है ना? नहीं, उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अलग इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें विधायिका में सीटों का आरक्षण चाहिए ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके, ताकि बाकी समाज को उनके साथ घुलना मिलना पड़े। और दलितों के अधिकारों पर तो बहसें और भी ज्यादा भावुक हुई होंगी। हाँ, जे नागप्पा और केजे खांडेकर जैसे सदस्यों ने हजारों साल के दमन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह दबाया गया है कि न हमारा दिमाग काम करता है, न शरीर और न ही दिल। हम आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। ये सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की मांग नहीं थी, ये सदियों के जख्मों का हिसाब था। बिल्कुल। और इन्हीं बहसों का नतीजा था कि संविधान ने आखिरकार छुआछूत को गैरकानूनी बनाया, मंदिरों के दरवाजे सबके लिए खोले और सरकारी नौकरियों व विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था की। एक और बड़ी बहस थी शक्तियों के बंटवारे को लेकर। केंद्र ज्यादा ताकतवर हो या राज्यों को ज्यादा आजादी मिले। हाँ, यहाँ भी दो पक्ष साफ नजर आते थे। नेहरू और अंबेडकर जैसे नेता एक मजबूत केंद्र चाहते थे।
उनका मानना था कि देश में शांति बनाए रखने, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और पूरे देश के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए एक ताकतवर केंद्र जरूरी है। मैं कल्पना कर सकती हूँ, जब देश में चारों तरफ आग लगी हो तो हर कोई चाहेगा कि दिल्ली में कोई ऐसा हो जो हालात को काबू कर सके। ठीक यही सोच थी। लेकिन फिर दूसरी तरफ मद्रास के संथानम जैसे लोग थे जो कह रहे थे, एक मिनट रुकिए। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर आपने केंद्र पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी तो वो ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा और एक दिन टूट जाएगा। तो वो राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में थे? हाँ। तो आखिर में फैसला किस तरफ झुका? फैसला एक मजबूत केंद्र के पक्ष में ही झुका। संविधान में 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संघ सूची में सबसे जरूरी विषय रखे गए होंगे। हाँ, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता था, उसमें सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी विषय रखे गए, जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और साथ ही अनुच्छेद 356 जैसा प्रावधान भी जोड़ा गया, जो केंद्र को किसी आपात स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार देता था। और आखिर में वो मुद्दा जिसने शायद सबसे ज्यादा जुनून और भावनाएं जगाएं, राष्ट्र की भाषा का सवाल। हाँ, इतने अलग अलग भाषाएं बोलने वाले देश को एक धागे में कैसे पिरोया जाए, इस पर महात्मा गांधी का विचार बहुत साफ था। वो हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, यानी हिंदी और उर्दू का वो मिला जुला रूप जो आम लोग बोलते हैं। बिल्कुल। वो ऐसी भाषा चाहते थे जो संस्कृत और फारसी दोनों से शब्द ले और अमीर बने, ना कि किसी एक धर्म से जुड़ जाए। लेकिन तब तक तो भाषा पर भी धर्म का रंग चढ़ चुका था। एक तरफ हिंदी को जबरदस्ती संस्कृत से जोड़ा जा रहा था और दूसरी तरफ उर्दू को फारसी से। भाषा भी पहचान की राजनीति का हथियार बन गई थी। संविधान सभा में इस पर महीनों तक तीखी बहस हुई होगी। हाँ, कुछ लोग हिंदी को तुरंत राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो दक्षिण भारत के सदस्य इसका जोरदार विरोध कर रहे थे। उन्हें डर था कि इससे वो सरकारी नौकरियों और प्रशासन में पीछे रह जाएंगे। तो आखिर में बीच का रास्ता क्या निकला? क्योंकि जाहिर है ये एक बहुत ही विस्फोटक मुद्दा था। बिल्कुल। काफी बहस और खींचतान के बाद एक समझौता हुआ, जिसे मुंशी आयंगर फॉर्मूला भी कहते हैं। और वो क्या था? इसके तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया, राष्ट्रभाषा नहीं। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं। हाँ, और साथ ही ये भी तय हुआ कि अगले 15 सालों तक अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती रहेगी, ताकि गैर हिंदी भाषी राज्यों को तैयारी का समय मिल सके। ये एक सुलह थी। हाँ, जो आज भी हमारी भाषा नीति का आधार है। तो इन सारी बहसों को देखकर एक बात साफ होती है, ये संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। ये एक तरह से पूरे देश की भावनाओं, डर और उम्मीदों को एक दस्तावेज में समेटने की कोशिश थी। सही कहा, यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये विभाजन के जख्मों से जूझ रहे एक राष्ट्र को बनाने का एक साहसी प्रयोग था। हर अनुच्छेद के पीछे एक बहस है, हर शब्द के पीछे एक कहानी है। ये टकराव और सुलह की एक महागाथा है। बिल्कुल। तो इन सारी चर्चाओं से हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की सोच का नतीजा नहीं, बल्कि सैकड़ों आवाजों के संगम का नतीजा है। ये एक जीवित, धड़कती हुई प्रक्रिया थी। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। एनजी रंगा ने संविधान सभा में कहा था कि सभा के सदस्य जनता के ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता खुद वहां नहीं पहुंच सकती। आज के संदर्भ में ये विचार कितना प्रासंगिक है? क्या आज चुने हुए प्रतिनिधि सच में उन लोगों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके लिए वे बोलने का दावा करते हैं?